गुरु जी के चरणों में सशक्त नमन। जनता राज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रकाश सिंह यादव जी, गांधी एकता पार्टी के अध्यक्ष प्रदीप जायसवाल जी, कुशल संचालक प्रसून जी, महिला शक्ति की प्रतीक हमारी एक बहन, आप सभी लोगों को चरणों में मेरा सशक्त नमन। समस्याएं पूरे देश में, पूरे समाज में, मनुष्य के बीच जब से सभ्यता की शुरुआत हुई है तब से रही है। आज कोई नई समस्या नहीं है, समस्याएं रही हैं, समस्याओं के समाधान के प्रयास हुए हैं। समाजसेवियों ने, मनीषियों ने, लेखकों ने, विचारकों ने, सैनिकों ने अपना अपना योगदान दिया है हर प्रकार के संघर्ष में, चाहे वह सैनिक संघर्ष हो या वैचारिक संघर्ष। प्रश्न 2-3 मुद्दे उठे जायसवाल जी के। लगभग 2500 से अधिक पार्टियां हमारे को बंद करने पड़ा है हमारे पूरे देश में। फिर एक और पार्टी हम लोग की बनाने की क्या आवश्यकता है? अगर हम उन मुद्दों को देखें जो मुद्दे हम अपने पास रखे हैं, क्या वो मुद्दे उन पार्टियों के बीच नहीं है या कुछ अलग है जो उन पार्टियों में नहीं, उनको हम लेकर आए? ये तो बड़ी दूर की बात हुई, क्योंकि उन पार्टियों को भी सर्च नहीं किए हैं। तो 2500 पार्टियां हैं कौन सी, उनके मुद्दे को जानना तो दूर की बात है। उनके मुद्दे को तब जानेंगे जब हम उनके बारे में पहले जान पाएंगे। तो अगर वो मुद्दे पहले से वो पार्टियां लेकर चल रही हैं तो फिर हमारी क्या आवश्यकता है, हम क्यों आए? तब एक प्रश्न उठता है कि हमारी राजनीतिक महत्वाकांक्षा हो सकती है। एक राजनीतिक रोजगार है, हम एक बेरोजगारी की अवस्था में हैं और वो ऐसा करके शायद अपनी बेरोजगारी को दूर कर सकते। ये तो बनता है दृष्टिकोण, ये तो बड़ा स्वार्थी दृष्टिकोण हुआ मेरे हिसाब से, मेरा जहां तक मत है। ये बहुत सामाजिक दृष्टिकोण और ये सभ्यता के विकास में या सभ्यता के सुधारवादी दृष्टिकोण के लिए नहीं। छोटे राज्य की परिकल्पना है, छोटे राज्य, हम तो कहते छोटे छोटे देश बना दिए। उत्तर प्रदेश से तो मात्र 7 ही देश हैं जो विश्व में बड़े हैं, तो छोटे प्रदेश ही क्यों, छोटे देश क्यों नहीं बना दिए जाए? क्या दिक्कत हो जाएगी? राष्ट्र की एकता बाधित होगी। लेकिन राष्ट्र अगर पहले देखा जाए, स्वतंत्रता से पहले तो भारत नाम का राष्ट्र था ही नहीं। अंग्रेजों ने 10 प्रांत दिए थे, 10 प्रांत दिए थे जो कि अंग्रेजों के लिए थे, और 567 रियासतें दी थी जो राजाओं था। तो भारत तो कई देशों का देश था, सत्तांगत कोई देश ही नहीं था। आप इतिहास में देखेंगे, अगर उस समय को वही स्थिति होती तो बनारस भी एक देश बन गया होता, क्योंकि यहाँ रेजिडेंसी थी, ये अंग्रेजों के लिए नहीं था देश, ये क्षेत्र तो एक देश बनता। तो कहीं भी जब पासपोर्ट लेते हम दिल्ली से पटना जाने, अवध हो जाता एक राज्य, बनारस एक राज्य हो जाता, फिर ये डुमरांव एक राज्य हो जाता, बक्सर, उसके बाद फिर पटना होता। कई जगह वीजा पासपोर्ट लेते। और अगर छोटे राज्य की कल्पना से अगर गरीबी, अशिक्षा, अपराध, विभेद दूर हो जाएंगे तो झारखंड के दूर हो चुके होंगे, मणिपुर के दूर हो चुके होंगे, त्रिपुरा के दूर हो चुके होंगे। वो जैसे तैसे वहां के ऐसे नहीं है कि लोग वहां के छोटे हैं तो हमसे और आपसे बहुत अमीर हो गए हैं, हमसे आपसे उनका दर्शन ऊंचा हो गया, ऐसा तो नहीं। तो छोटे राज्य एक होता है कि शासन की इकाई जो होती है, जो शासन होता है, तो उसको शासन करने में थोड़ी बेहतरी आ जाती है। छोटा राज्य शासन साधन था, बिहार से अलग हुआ झारखंड 2000 में, लेकिन उसकी स्थितियां कितने हैं लोगों, कुछ लोगों का विकास हो जाता है। क्योंकि सत्ता में जो लोग होते हैं, प्रशासन में जो लोग होते हैं, ये माफियाओं का, अपराधियों का, ठेकेदारों का, प्रशासनिक वर्ग का, राजनीतिक वर्ग का एक नेक्सस बना हुआ है जो सिर्फ और सिर्फ क्या लेकर चल रहा है, अधिक से अधिक धन को अपनी ओर लेकर चला जा रहा है। ऐसी नीतियां बनाए हैं कि धन उनकी ओर चला जा रहा है। राज्य में कहते हैं हर चीज, एक प्रश्न था और भी, तो मैं कहता हूँ छोटे राज्य हैं एक स्तर तक सही है, लेकिन जब तक ईमानदारी नहीं रहेगी, सही नीति नहीं रहेगी, तो छोटे राज्यों का भी विकास संभव नहीं है। इस पर राज्य का अलगाव कर देने से राज्य विकसित नहीं हो जाएंगे। ये भावनात्मक मुद्दे हो सकते हैं कि हमारा राज्य अलग हो जाए, कुछ लोग हमसे जुड़ सकते हैं, हमको राजनीतिक फायदा कुछ दिनों के लिए मिल सकता है, और इस राजनीतिक फायदे को जो क्षेत्रीय दल है उन्होंने उठाया है। उत्तराखंड मोर्चा हुआ करता था, सही नामो निशान में नहीं है।
झारखंड मुक्ति मोर्चा है, इसका भी सरकार उसकी बन गई है इस के बाद, लेकिन वो भी धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, वो भी नेपथ्य में चले जा रहे हैं। तो जब जनता के मुद्दे को नहीं उठाएंगे तो सिर्फ क्षेत्र का मुद्दा उठाकर ज्यादा दिन तक कामयाब हुआ नहीं रह सकते। हाँ, दूसरा पक्ष है कि हम कामयाब हो जाए। दूसरा प्रश्न आता है बात आरक्षण का मुद्दा। आरक्षण बहुत लंबी बहस चली है। अब मैं आरक्षण का समर्थक हूँ। बड़ी जाति में होने का, ब्राह्मण होने के नाते बहुत लोग विरोध करते हैं, लेकिन मैं आरक्षण का समर्थक हूँ। लेकिन क्यों हूँ, क्या स्थिति है, उदाहरण देकर समझाता हूँ। आपके घर 2 बच्चे और आपके घर 2 गिलास दूध है, सिर्फ एक गिलास दूध दोनों को देते हैं पीने के लिए। एक बच्चा आपका बीमार हो गया, डेंगू हो गया, मान लो किसी भयंकर बीमारी में फंस गया, अब उसको 2 गिलास दूध की आवश्यकता है और आप किसी भी तरह से मैनेज करके 2 गिलास दूध की व्यवस्था कर पाएंगे तो क्या करेंगे, उस बच्चे को देंगे या दोनों को 1 गिलास देंगे? आप पिता हैं, आप ही कर सकते हैं। ये कर सकते हैं कुछ दिनों के लिए उस छोटे जो बच्चा तुम स्ट्रांग उठा देगा, ठीक है इसका दूध बंद भी कर सकते हैं, तो बंद कर। फिर कहते जब ठीक हो जाएगा तो कहते चलो भाई आप आधा गिलास तुम भी ले लो। कुछ दिनों के बाद पुरानी स्थिति पे आ जाएगा। टीका आरक्षण की व्यवस्था। हमारा दलित वर्ग, पिछड़ा वर्ग वास्तव में संसाधनों से बहुत समय तक वंचित है, जिसको मुख्य धारा में लाने के लिए संवैधानिक सभाओं ने, संवैधानिक नेताओं ने विचार विमर्श किया, लाया। कितना जायज है, कितना नाजायज है, कब तक चलना चाहिए, इस पर भी है वो विवाद का विषय है। प्रश्न यह है कि जब तक जाति रहेगी तब तक जात के नाम पर चलने वाला आरक्षण भी रहेगा हिंदुस्तान में। आरक्षण बंद करने का सिर्फ नारे से नहीं होगा, आरक्षण तभी बंद होगा जब जाति बंद हो जाए, जाति समाप्त हो जाए। हमारे देश से हिंदू सही गए हैं, वहां हिंदू है लेकिन वहां कोई जाति नहीं। अब कैसे होगा, कितना कठिन कार्य है, कहना तो आसान है, उसमें लंबे समय लग सकते हैं, लंबा समय लग सकता है, दशकों लग सकते हैं, सदियों लग सकते हैं। और ये नहीं होना कि मुद्दा हम हैं, आप 50 साल के हो गए, 10 साल में मर जाएंगे। सुकरात ने 70 साल में क्रांति की थी यूनान में, लेकिन आज तक वो नहीं मरा है। वो सोचते कि तुम मर जाएंगे 10 साल में, हम क्यों हम यूनान को आइडियल स्टेट बनाने चले? वो भी तो सोच सकता था, क्यों सोचा? गांधी भी तो बहुत पुराने थे, बहुत कुटुंब में नहीं, वो तो वकालत करने गए थे इंग्लैंड, और उस समय जहां लोग भोजन के लिए तरसते थे, इंग्लैंड चला गया था व्यक्ति। उसको क्या हो सकता थी लंगोटी पहनकर घूमने की गांव गांव? क्यों घूमा? उसको सब कुछ पहले से हासिल था। उनके पिता जो पोरबंदर के जो नवाब थे, उनके दीवान थे। तो ये मुद्दे जो होते हैं थोड़े स्वार्थी मुद्दे हैं मेरे हिसाब से। तो थोड़ा सा विषयांतर हो गया। तो ये आंदोलन एक चेतना के लिए चलना चाहिए। मैंने कहा ना कि सामाजिक सुधार है, ये क्रांतियां हैं, ये वैचारिक क्रांति लंबे समय तक चलती रहेंगी। अब हमारे आपके बस की बात नहीं है, हम आप इसको रोक नहीं सकते, कोई ना कोई विचार देकर आता है। और जब जाति हम समाप्त कर देंगे तो जाति का राशन अपने आप समाप्त हो जाएगा। एक कहानी बताते हैं आपको, नंगेली का नाम सुने? इसमें से कोई व्यक्ति नंगेल नाम की एक महिला नहीं सुनी, नेट पर सर्च करेंगे मिल जाएगा। जैसे हम उत्तर भारतीय रानी लक्ष्मीबाई का नाम सुनकर बड़े होते हैं, उसी तरह दक्षिण भारतीय नांगेली का नाम सुनकर बड़े होते हैं, पढ़कर बड़े होते हैं। हालांकि उसने कोई युद्ध नहीं लड़ा था ब्रिटिश शासन के खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ, फिर भी नांगेली को पढ़ाया जाता। त्रावणकोर जिला है जो पहले का गिरिराज देश हुआ करता था, रियासत हुआ करती थी केरल में। वहां जैसे अनुसूचित जाति है, उसी तरह वहां एक एजवा जाति है जो दलित जाति है, और एक नडार जाति है जो पिछड़ी जाति। वहां का ब्राह्मण राजा 1803 ईस्वी तक की स्थिति थी। 1803 में अंग्रेजों ने कानून बनाकर समाप्त किया उसे, बाद में आया कि जो पिछड़े वर्ग के लोग थे या अनुसूचित वर्ग के लोग थे, उनके ऊपर एक हेड टैक्स लगता था, सर शुल्क लगता है, क्योंकि सर झुकाकर चलेंगे, सर उठा के नहीं चलेंगे लोग, और एक विशेष प्रकार के बालों का फैशन नहीं करेंगे, अगर करेंगे तो उनको शुल्क देना होगा। और जो महिलाएं थी उनको अपने सीने का ऊपरी हिस्सा खोल करके चलना पड़ता था समाज में, कहीं भी जाना पड़ता था खोल कर चलना, उसको ढक नहीं सकते। जो अनुसूचित जाति की महिला थी, जो नडार जाति थी, उनके लिए
और पब्लिक प्लेस में भी सारे जगह, ये नहीं कि घर में, आप ये सोच सकते हैं ये कितनी दर्दनाक पीड़ा रही होगी। जो से है जिससे गुजरेगा वही जानता है, इसे जान सकता है, हम नहीं जान सकते। मृत्यु की जिसकी मृत्यु तय हो जाती है कि 1 महीने बाद मरोगे, वही समझ सकता है कि उसकी मनोदशा क्या होगी। आप नहीं जानते। हाँ, आप भागेंगे तो आपको शुल्क लेना होगा, खाने के लिए नहीं है, शुल्क कहां से दिया जाए। उस लड़की ने अपना बदन ढक के चलना शुरू किया। वहां के जो प्रशासकीय वर्ग थे, जो सैनिक थे, उसको मना किया, नहीं मानी तो फिर शुल्क के लिए गए। शुल्क लेने का दबाव डाला, उसने शुल्क भी नहीं दिया। फिर बात और बढ़ी, 2-4 महिलाओं को इकट्ठा किया, धरना आंदोलन कर दिया राजा के खिलाफ। अब राजा को और बुरा लगा, और फोर्स गई और सैनिक गए। उसने कहा तुम्हें शुल्क देना होगा या फिर गिरफ्तार करके इसको ले चलो। तो ठीक है, मैं आपको शुल्क दे देती हूँ, बहुत आपने हम पे दबाव डाला, मैं आपको शुल्क दे देती हूँ। ये लोग चलो भी कम से कम शुल्क देने को तैयार है। वो घर के अंदर गई और अपने दोनों बच्चों को काट करके थाली में लाकर ले गई और कहा कि इसी के लिए मुझे शुल्क देना पड़ता है, तो मैं इसी को दे रही हूं, न रहेगा ना हमको शुल्क देना पड़ेगा। 1803 की ईस्वी में क्या मेडिकल व्यवस्थाएं रही होगी जब भारत सरकार के 2019 में ऑक्सीजन नहीं मिला और पैरासीटामोल नहीं मिला, तो 1803 की बात हो जाए। अधिक रक्त बहने की गलती उस नांगेली की मृत्यु हुई। पूरी महिलाएं इकट्ठा हो गई, एक आक्रोश का कारण बना और उसी समय वह कानून क्या करना पड़ा, राजा को करना। इतना बड़ा त्याग की आवश्यकता होती है समाज में। उतनी जंजीरें और बेड़ियां हैं इस देश में बनी हुई। प्राइवेट की बात हुई, हर चीज का प्राइवेटीकरण कर दिया जाए, जायसवाल जी ने कहा, मैं उनका इस खंडन करता हूं। हर चीज के अच्छे पे शायद ये नहीं कि कोई दुनिया में ऐसा कोई चीज है जिसमें सिर्फ बुराई ही बुराई है। कुछ ऐसी अच्छाइयां होती हैं, लेकिन कुछ में उसको हैंडल करके उसको बुरा बनाने के ज्यादा चांसेस होते हैं, उसमें कम होते हैं। प्राइवेट सेक्टर का एक सबसे बड़ा कारण क्या बनता है, सबसे बड़ा नुकसान क्या है, उसका एक कोई मालिक होगा, एक बोर्ड होगा, 2-4 लोग होंगे, 5 लोग होंगे, एक होंगे, तो वह सिर्फ जो सेवा देता है वो सेवा का ही शुल्क नहीं लेता है, उस पर वह लाभ भी ले सकता है या लेता है। और लाभ कितना लेगा इसकी कोई तय सीमा नहीं। हम 100 रुपए खर्च करके 110 रुपए में बेच सकते हैं, 10 रुपए भी लाभ ले सकते हैं, 50 रुपए भी ले सकते हैं, 100 रुपए भी ले सकते हैं और 1000 भी ले सकते हैं। कोई गारंटी नहीं है कि जितना हमने दिया उसका हम उतना ही लाभ लेंगे। है अगर हो सकती है तो ऐसी व्यवस्था हमारे तो कभी तो नहीं करी। ये जो टाई मिलती है बच्चों की स्कूल में और बैग, जो क्या रुपये उसकी लागत होती होगी, मेरे हिसाब से 10 या 20 से अधिक नहीं होती होगी। उदाहरण मैं दे रहा हूँ, पिकती है 50 की, अच्छे स्कूल हैं बिकते हैं 100 की, लागत उसकी 10 रुपये काट, लाभ कितना हुआ जोड़ लें आप। तो प्राइवेट सेक्टर लाभ कमाता है और सरकारी क्षेत्र है वो भी लाभ कमाता है, क्योंकि लाभ नहीं कमाएगा तो संचित नहीं करेगा भविष्य के लिए, कोई जरूरी कैसे आगे वो अपने आप को रिपोर्ट कर पाएगा, कोई मुश्किल परिस्थिति आपातकाल किया जाएगा। लेकिन वह राज्य कल्याणकारी, यहाँ व्यक्त क्लियर कर दें कि राज्य 2 प्रकार है, एक पुलिशियल स्टेट और एक वेलफेयर स्टेट। हमारा जो देश था 47 से पहले पुलिशियल स्टेट था, 47 से पहले नहीं, अंग्रेजों के आने से पहले। अंग्रेजों ने कुछ वेलफेयर स्टेट बनाया, अंग्रेजों ने बहुत कुछ चीज देकर हम भी गई, हमको देकर गए। पुलिशियल स्टेट का मतलब होता है राजा सिर्फ अपनी सुरक्षा देखता है, अपने राज्य का विस्तार देखता है, प्रजा जाए भाड़। हमसे प्रजा से कोई मतलब नहीं है। मुगल कालीन इतिहास देखेंगे, मध्यकालीन इतिहास देखेंगे, ऐसे नमूने मिलते हैं। जनता से कभी कभी उनको कर लेना पड़ता है, तो कुछ रियायतें जनता को कभी कभार कुछ राजाओं ने दी। कुछ राजा बेहतर हुए, जनता का भला की, कुछ राजा बेहतर नहीं हुए, जनता का भला नहीं की। जनता मरती रही भूखों झोपड़ी में और राजा बनवाते रहे ताजमहल, राजा बनवाते रहे लाल किला, राजा बनवाते रहे मकबरा, राजा बनवाते रहे तख्ते ताऊस, बहुत सी चीजें, बहुत से आभूषण, बहुत सी चीजें बनी हुई देश। और ये हमारे देश में पूरे विश्व की लगन गई। तो कुछ तो राजा क्या होते हैं, तो जो वेलफेयर स्टेट की बात की, जिसमें राजा सोचता है कि समाज के हर वर्ग का भला हो। तो हम आज वेलफेयर स्टेट में, हम पुलिशियल स्टेट में नहीं है।
कि हम अपनी भला देखें बाकी मिल जाए भाग में। अनाज देने की बात है, एक तर्क हो सकता है कि अनाज कैसे मुफ्त दें न दें अलग बात है, उसके फायदे नुकसान हैं। उसमें जब इस योजना वाले कुछ धूर्त भी घुसे हुए हैं। तो अगर जब सरकारीकरण होता है तो एक व्यक्ति जो सरकार का खर्च होता है वो कम से कम अपने खर्च को ही लेती है। और कभी कभी क्या होता है, जब खर्च नहीं भी ले पाती है, ज्यादा देना होता है, तो अपने अन्य संसाधनों से सस्ते में भी दे देती है। हम इसमें सब लोग प्राइवेट ये सरकारी स्कूल में पढ़कर बड़े लिखे होंगे, प्राइमरी से लेकर के जितनी भी शिक्षा प्राप्त की है, और वो बहुत कम पैसे में थी। अगर आप सोचिए वैसी शिक्षा प्राप्त करने के लिए आज कितना धन व्यय करना पड़ा है। आप अपने थोड़े चले जाइए 20 साल 25 साल 30 साल पीछे कि कितने में खर्च कर, महंगाई रेट भी जोड़ लीजिए, जितनी महंगाई दर बढ़ गई है। हम एक रुपये में होते थे उस समय, आज महंगाई दर भी जोड़ लीजिए, इस पर कितना होना चाहिए आप पाएंगे उससे कई गुना ज्यादा है। क्योंकि प्राइवेट सेक्टर लाभ कमा रहा है, प्राइवेट सेक्टर सिर्फ आपको सुविधाएं नहीं दे रहा है, लाभ भी कमा रहा है। तो प्राइवेट सेक्टर में सिर्फ जो पढ़ाने वाले अच्छी गुणवत्ता तो हो गई, तो प्राइवेट सेक्टर एक नेक्सस बना लिया सरकार ने कि कुछ लोग रहेंगे जो हमारी मदद करते हैं। एक उनका सिंडिकेट हो गया, बड़े बड़े हॉस्पिटल चलाने वाले राजनीतिक पार्टी जुड़े हुए हैं, बड़े बड़े ठेके लेने वाले राजनीतिक पार्टी जुड़े हुए हैं। या क्लियर कर दूं, गौतम अडानी की जो संपत्ति है लॉकडाउन में 233% बढ़ी है, 2.5 गुना एक साल में बढ़ी है। और आप जो लीजिए आप कितनी बढ़ी है, अगले साल कितनी आय थी, इस साल कितनी आय होगी। और भारत या हम अपनी नहीं, आप एक प्रतिनिधि हैं, आप अपने जैसे लगभग 20 करोड़ परिवारों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। जो आपकी हालत है वैसी 20 करोड़ अन्य लोगों की भी है। ईशा अंबानी की प्रतिदिन की आय 14 करोड़ 78 लाख रुपए है, और हमारी पत्नी की आय प्रतिदिन 10 रुपए भी नहीं है। आप लोगों की भी शायद पत्नी के 10 रुपए भी नहीं हो रोज। घरेलू कार्य को हम जोड़ते हैं, घरेलू वर्क हाउस में काम होता है, आमदनी होती है, काम करते हैं, लेकिन हम देते क्या हमको कुछ नहीं देते हैं। जैसे अगर महिला कुछ कार्य करती होगी उसकी तो होगी, बाहर काम करती होगी। क्या वास्तव में हमारी पत्नी हमारी बच्ची इतनी अनपढ़ है तो उसके 10 रुपए है, और ईशा अंबानी इतनी प्रतिभावान है उनकी 14 करोड़। वास्तव में प्रतिभा का ही खेल है, कुछ और खेल है। इतना अंतर तो प्रतिभा का नहीं होगा कि हम अपनी लड़की को बैठा दो और बुद्धि में हमारे बेटे में पागल से हो जाएंगे, ऐसा तो नहीं। तो कुछ खेल इसमें है। 56 में मात्र 15,000 रुपए लेकर धीरू भाई अंबानी ने व्यवसाय किया था। आप लोगों के बाप दादा के पास 15,000 से ज्यादा। आज एशिया के सबसे बड़े अमीर हैं आपके बाप दादा और गरीब हो गए। तो एक कहने का मतलब यह है कि प्राइवेट निजी पूंजीवाद वहां होता है जहां सब लोग अमीर हो और एक स्वस्थ कंपटीशन करे, और उसका देने के भुगतान करने के लिए सब व्यक्ति सशक्त भी है। आप एक रोडवेज 10 गाड़ियां चल रही हैं, अच्छे लोग हैं, सब लोग अपनी बस चलाएं, कोई 100 रुपए ले रहा है, कोई 90 ले रहा है, कोई 110 ले रहा है, कोई 85 ले रहा है। लेकिन हमारी भी क्षमता, कोई 80 ले रहा है, कम से कम 80 ले रहा है, लेकिन हमारी भी क्षमता भी कम से कम 80 हम व्यय कर सकें। और हमारी क्षमता 30 ही है तो हम तो किसी को नहीं दे पाएंगे उसमें, हम तो पैदल जाएंगे, साइकिल से ही जाएंगे। जब तक कैपिटलिज्म की व्यवस्था तब होती है जब हर व्यक्ति को कपलाइज आप कर सकते। एक निजीकरण ही है, जिस दिन संपत्ति का अनुपात 1:20 का हो जाएगा हम सब अमीर हो जाएंगे। और आज कैसे लोग एक छोटा सा अगर बता रहे हैं, स्टेट बैंक ने अगले साल जो एनपीए किया अगले साल का वो 1,26,000 करोड़ बकाया रहा है उद्योगपतियों का। उसके ऊपर सरकार ने कह दिया चुराई हटाफ करो और कुछ रिकवरी कर लो। रिकवरी सिर्फ हुई है 23,000 करोड़ की, और 1,28,000 करोड़ से बाकी सब क्या हो गया है, राइटअप हो गया है। ये सबसे बड़े बैंक का हुआ है। उससे तो 40,000 करोड़, 4,000 करोड़, 10,000 करोड़, 3,000 करोड़ तमाम बैंक की गिनती क्या हम। तो उतनी जो संपत्ति होती है, डीजल पेट्रोल पर 3,89,000 करोड़ रुपए सरकार वसूलती है, और बैट मिला 1.25 लाख रुपए कम से कम बैट वसूला जाता है, लेकिन 5.25 लाख करोड़ डीजल को वसूला जाता है सरकार की शुल्क को मिलती है 5.25 लाख करोड़। फिर गाड़ी आप लेते हैं, गाड़ी पे टैक्स आप लेते हैं, खरीदते हैं
हर साल फिर बीमा पर टैक्स देते हैं, टोल टैक्स देते हैं, टैक्स देते हैं। अगर आप देखते हैं मौलवी शरीफ से आप एक साल में कितना खर्च करते हैं, उसका आधा आप सिर्फ टैक्स देते हैं। जितने आपकी पूरी खर्च है साल का, उसमें से आधा आपका टैक्स है। आप अनुमान कर लीजिए कि आप कितना देते हैं, कितना पाते हैं। हमारे सामने बहुत बड़ी समस्या है। जाति में लोगों ने बांट दिया है, घर ने बांट दिया है, गरीबी ने बांट दिया है। तो हम पढ़ रहे थे, अब झूठ है तो पढ़ा मीडिया रिपोर्टों पर पूरा मैं गंभीरता से सुनता भी नहीं। यूपी के चुनाव में हर सीट पे 500 करोड़ रुपए बीजेपी सरकार लगभग खर्च करती है। 500 करोड़, यानी एक व्यक्ति को 1-1 लाख दे दे तो कम से कम 50,000 वोट हो जाएंगे हर व्यक्ति। और उसमें पार्टी का खर्च है, तो पार्टी के लोग चुनावी रैलियों कितना खर्च करते हैं, आवागमन पे खर्च करते हैं। लेकिन मोदी जी हमारे क्षेत्र में आए थे, आपको कहा जाता है 5 करोड़ रुपया लगा था, लेकिन उससे मोदी जी के 5 मिनट के भाषण से हमारा क्या हुआ? तो देश का क्या मजदूर, उस क्षेत्र का मजदूर ज्यादा मेहनत करने लगा, लड़का ज्यादा मन से पढ़ने लगा, उस जमीन ज्यादा पैदा लेने लगी, गाड़ियां वहां कम प्रदूषण छोड़ने लगी। क्या हुआ उनके आने से? क्या विकास हुआ समाज में हमारे? क्या बदलाव हुआ? लेकिन धन व्यय हुआ 4-5 करोड़। और पूरे चंदौली जिले में एक भी अस्पताल नहीं जिसमें वेंटिलेटर हो। कोरोना में क्यों लोग मर गए? संक्रमण वाला आयुर्वेद ने बचाया इसलिए, क्योंकि हम पहले हम भी कोरोना में पेशेंट थे। गुरु जी ने काढ़ा बताया और मुश्किल से 200 रुपए की दवा की, हम पति बच्चे ठीक हो गए। 3 लोग 3-4 दवा में ठीक हो गए। फेफड़े में जब संक्रमण हो जाएगा, ऑक्सीजन देंगे तो ऑक्सीजन से फेफड़ा ठीक होगा। उसके जब लूप बंद हो चुके हैं, अब ऑक्सीजन स्वीकार ही नहीं करेगा, तो क्या आप देंगे ऑक्सीजन? वेंटिलेटर तब होता है जब वेंटिलेटर फेफड़े का काम करता है। फेफड़ा जो ऑक्सीजन नहीं ऑब्जर्व करा तो वेंटिलेटर ऑब्जर्व करेगा और रक्त में सप्लाई करेगा ऑक्सीजन। तब तक फेफड़े को आप 2 या 3 दिन में ठीक करेंगे। चंदौली जिले में भी वेंटिलेटर है नहीं, और 4 करोड़ खर्च होता है प्रधानमंत्री के रैली में, 2-3 करोड़ खर्च होते हैं क्या कैशो मौर्या की रैली में, जो भी चीज की रैली में, और आपको मरने में छोड़ दिया। चंदौली जिले में एक भी दूसरा खर्च 2 करोड़ है, 80-90 लाख का भी। अलग अलग वेंटिलेटर फेफड़े के लिए काम करते हैं, कम दाम के लिए, कुछ वेंटिलेटर सभी अंगों के लिए काम करते हैं, ज्यादा दाम के लिए। कितनी बड़ी बेदम बनाया, और फिर भी हम नहीं सोच पा रहे। हम सिर्फ सोच रहे हैं सड़क हमारी उभर खाबड़, सड़क छोटे मुद्दे पर, छोटे चीजों पर ध्यान देते चलेंगे, जिंदगी भर छोटी चीजों के लिए ही संघर्ष करते रह जाएंगे। उड़ान पंखों को मजबूत करिए, ऊंची उड़ान भरिए, सदियां लग जाए। पुरुषार्थ भी कहानी इतिहास गाता है, दूसरों भी कहानी इतिहास नहीं गाता। तो ये जातिवाद को मैंने कहा, जातिवाद पर चर्चा लोग किए थे कि जातिवाद समाप्त हो सकती, इसमें हम सब ब्राह्मण और इसमें सब हम क्षत्रिय हैं, क्योंकि ज्योतिषी आधार पर निकालेंगे तो सबका वर्ण अलग अलग होता है। ब्राह्मण एक चेतना का नाम है जो ज्ञान के लिए, सत्य के लिए, न्याय की तरफ है, जिसके दिमाग में बात चलती है वही ब्राह्मण है, चाहे वो किसी भी जाति। जिसको कोई अपराध दिखाई देता है वो भुक्कार भर लेता है, भुजाएं फड़क जाते हैं दूर करने के, वो सब क्षत्रिय चेतना है, चाहे वो किसी घर में। और जो ये लाभ कमाने की बात सोचते हैं, हमेशा निर्माण की बात सोचते हैं, कुछ बनाते रहने की बात सोचते हैं, कोई वैश्य की भावना, वैसी भावना का नाम है, जाति का नाम नहीं है। और ये भावनाएं पूरे विश्व में, पूरे हर व्यक्ति के अधीन है, व्यक्ति के पास है, किसी एक व्यक्ति के पास नहीं। चाहे भौगोलिक रूप से 4 जातियां हैं, नार्डिक, मंगोल, भूमध्य सागरी और निग्रो, जो देखने में ही दिखाई पड़ जाए कि अलग है। लाएंगे जापानी देने का तो अलग जाति का है, लाएंगे निग्रो का एरिया तो अलग है, अंग्रेज लाएंगे कहेंगे अलग है, तो देखते ही पकड़ में आ जाएंगे। उनकी एक भौगोलिक जाति, कद काट की जाति, लेकिन चेतना की जाति यही चाहती है। और जो चौथी दया की जाति है, करुणा की जाति है, सहयोग की जो विचारधारा है वही सीख है। एक नर्स भाव को साफ कर पाती है, आप हम नहीं साफ कर पाएंगे, आप में भी कुछ साफ कर लेंगे, कीड़े नहीं निकाल पाएंगे, घीन हो जाएगी, भग जाएंगे, लेकिन कोई निकालता है क्यों? क्योंकि इस तरह सेवा की भावना है, चेतना है, दया की भावना है। तो जिसके अंदर वो भावना का नाम सूत्र है। तो कौन सी भावना इसमें छोटी है, कौन सी भावना बड़ी, मुझे तो नहीं समझ। इसमें तो हर भावना को, और इस हर भावना को लेकर मनुष्य पैदा हुआ है, और ज्योतिष इसका आकलन भी करता है, ज्योतिष इसका विश्लेषण करता है। उसको हम आधार बना करके हम जाति को समाप्त करते हैं और संपत्ति का अनुपात करके
अनुपात देकर हम गरीबी समाप्त कर सकते हैं। न रहेगी गरीबी, न रहेगा भ्रष्टाचार, न रहेगा अपराध, तो कौन सी समस्या रहेगी भाई? तो सड़क अपने आप बन जाएगी, सम्मान अपने आप मिल जाएगा, न्याय अपने आप मिल जाएगा, शिक्षा अपने आप मिल जाएगी। एक को साधे सब साधे, सब साधे सब जाते। जाति प्रथा को समाप्त, जाति मुद्दे को खत्म करिए धीरे धीरे। और संपत्ति कनाडा में है, कैश आपको जल्दी नहीं मिल पाता, तमाम देंगे चीजें तब आपको कैश मिलेगी। वहां चेक से हर कार्य होता है, 2 रुपए के भी चेक काटेंगे। आज मोबाइल, अब लोग कहते हैं कि बड़ा लगेगा टाइम डिजिटल सीखने में। मैं कह दूं कि डिजिटल जो भी पेमेंट करेगा उसको पेट्रोल आज फ्री। आज सिर्फ कह दे कि जो अपना कैश से भुगतान न करके डिजिटल से भुगतान करेगा उसके 1 हफ्ते तक पेट्रोल फ्री मिलेगा, 5-2 लीटर। हम देख रहे हैं कि जो 80 वर्ष का बूढ़ा है वो भी परसों सीख जाएगा इस देश में। देखा बेटा कैसे मिली, सीख जाएगा वो। ये सिर्फ भ्रांति है और ये नेताओं की चाल है। हमारे यहाँ इंटरनेट में, बैंक में पैसा उतना रखा गया है, जितना पैसा उसके कंप्यूटर में दर्ज, उतना कैश उसके पास है। वहां तो नेट ही नसीब पर चल रहा है। कभी कभी देखते हैं नो कैश, लेकिन क्या नो कैश का मतलब आपका कैश समाप्त? उसमें बैंक में 5 लाख जमा किए थे तो हार्ट अटैक हो जाता, कैश खत्म होगा, वहां पैसा भी खत्म हो गया। तो नो कैश का मतलब ये नहीं होता है कैश नहीं। डिजिटल मुद्रा कोई है, वहां नेट चल रहा है और हमको कह रहा है कि नेट की व्यवस्था नहीं है। इसलिए चुटकीबाजी करते हैं कि कैसे हम कमीशन देंगे, कैसे पार्टी को अपने अय्याशी पे खर्च करेंगे। एक डॉक्टर की फीस कितनी होनी चाहिए? कोई 100 रुपया भी लेता है, कोई 200 भी लेता है, कोई 500 भी लेता है, कोई 1000 भी लेता है। 15 दिन जांच लोग देते हैं, पता नहीं उसको कितना कमीशन है। हम लोग आप में से कितने लोग जानते हैं हमारा तो वास्तविक कमीशन कितना है? कोई नहीं जानता है। वो 3000 लिखेगा कोई डॉक्टर, 3000 में कराएगा। कोई पता नहीं डॉक्टर कौन से चिड़िया बना देगा और 900 में कर देगा। आपका पहचान अभी है तो सर डॉक्टर कुछ कंसेशन कर दीजिए, कुछ पहचान है तो उसका चिड़ी बना देगा, तो जाएंगे 900 में कर देगा। नहीं से पता है कितने का वास्तविक खर्च होगा। तो इतनी जब ये सब चीजें पारदर्शी हो जाएंगे, जब धन अनावश्यक आप ले ही नहीं पाएंगे तो भ्रष्टाचार कर ही नहीं पाएंगे। भ्रष्टाचार होगा वो भाई भतीजा वाला होगा, जातिवाद वाला नहीं होगा। जातीय समाज में जाति वाला भी नहीं होगा। अपनी जाति का लोग जब कार्य करते हैं, हमारा रिश्तेदार है तो सोचे कि हमारा लड़का पकड़ा गया या कोई गलत काम करके किसी लड़की को छेड़ दिया तो क्या आर्थिक अपराध तो खत्म हो जाएगा? तो ये शारीरिक अपराध चलेंगे तो पैसे लेकर कोई अपराध रहेगा नहीं, कोई पैसा जाएगा नहीं तो अपराध रहेगा नहीं, ये अपराध चलेंगे। तो इसके लिए अगर हम ब्रेन मैपिंग मशीन का या हेलमेट का प्रयोग कर लेते हैं हाथ में तो दिखाई दे रहा है, तो पकड़ रहा है तो अपने भाई वाला ले रहा है पक्ष, ये तो इंटरव्यू ले रहा है तो अपने भाई वाला कर रहा है, रिश्तेदारी वाला कर रहा है, बोर्ड में एक तो सदस्य बैठा है तो पकड़ में आ जाएगा। नहीं आपको बोर्ड से हटिए, आप फैसला सही नहीं कर पा, तुरंत दिखा जाएगा, मॉनिटर हो जाए। दूसरे के अपराध को हम रोक सकते, लेकिन सत्य बंधु सुनने में क्लियर करने में बड़ा मुश्किल है। और हम लोग वैसे भी गरीब हैं, मेहनत मजदूरी करके चल रहे हैं। अरे क्या है जो टीजर पाता है ना महीने में, जिसकी पूरी इनकम है, तो मैं उसको मैं मजदूर ही मानूंगा। जिस परिवार की आय 30,000 मासिक